नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष कोचिंग के एक नए वीडियो में। मैं हूं रमा बुधिया और आपके सामने मैं हमेशा प्रस्तुत होती हूं कुछ नए विषय लेकर के हिंदी से संबंधित। और व्याकरण अभी हम पढ़ रहे थे और व्याकरण जैसा कि हम जानते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं। शुरुआत मैंने बताया था जैसे हमने की थी भाषा और लिपि से, वहीं से शुरुआत से हमने जाना था। व्याकरण जब हमने पढ़ा तो व्याकरण के पहले भाग में हमने जाना था कि हमारा व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, हमारा व्याकरण कहाँ से आया है, और व्याकरण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप जानेंगे जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी। पहले तो हमारे साथ बने रहिए जानने के लिए कि व्याकरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। चूँकि हम भारत में रहते हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो ज़रूरी है कि हम हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से समझें। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि हमें हिंदी समझना चाहिए। हिंदी भाषा हमें लिखना है, पढ़ना है, तो फिर ज़रूरी है कि व्याकरण की ज़रूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। और व्याकरण की ज़रूरत हमें क्यों है? सही हमें जब बोलना है, सही हमें जब लिखना है, तो हमें ज़रूरी है कि हम व्याकरण के जो सारे नियम हैं उन्हें हम समझें। कई बार मैं जिक्र करती हूँ कि हम कोई मात्रा डाल रहे हैं तो क्या होता है कि हो गया, मैम कह रही हैं कि हम मात्रा डालते हैं तो क्या हो गया कि हमने छोटी ई की जगह में बड़ी ई डाल दी, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जब आप छोटी ई की जगह पे बड़ी ई का प्रयोग करते हैं, मैंने कई बार ऐसे उदाहरण अपने वीडियोज़ में आपको बताए भी हैं कि मिल में हम क्या करते हैं, मिलना किसी से, उसमें हम क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा डालते हैं। और उसके बाद जब हम मील लिखते हैं, मील बड़ी ई की मात्रा डालते हैं, मील, वो क्या हो गया, मील, इतने मील दूर है वो, है ना। इस चीज़ का पहले उपयोग किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। जब हम उपयोग करते हैं बिंदी का उपयोग, तब वो क्या होता है, वो भी एक अलग चीज़ होती है एक हो जाता है। जब आप में लिख रहे हैं, आपने एक बिंदी नहीं डाली, वो गलत हो गया। नहीं आपने लिखा, बिंदी नहीं डाली, वो गलत हो गया। ज़रूर आपने लिखा, आपने उसके नीचे नुक्ता नहीं डाला, वो गलत हो गया। गम आपने लिखा, नुक्ता नहीं डाला, वो गलत हो गया। हमारे व्याकरण में बहुत सारे शब्द आए हैं, विदेशी शब्द आए हैं, बाहर से, बाहरी भाषाओं के शब्द आए हैं, और उनमें अगर हम इन सब चीज़ों का, उन शब्दों में जो नुक्ते लगे हुए हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, उन शब्दों को सही तरीके से नहीं बोलते हैं, तब वो शब्द हमारे लिए बहुत गलत अर्थ देते हैं, बहुत गलत मार्क्स हमारे लिए ले आते हैं। तो चलिए आज चलते हैं वर्ण विचार की तरफ, है ना। हमने इससे पहले पढ़ा था ये, तो आज हम वर्ण विचार की तरफ चल रहे हैं। और हिंदी भाषा की क्या है लिपि? देवनागरी है ना। देवनागरी वर्णमाला, ये हम जानते हैं, देवनागरी वर्णमाला। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। मैंने वर्ण के बारे में बताया था, ध्वनि के बारे में आपको बताया था, स्वर के बारे में बताया था कि उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना। जो वर्ण है, जो ध्वनि है, जो स्वर है, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ण विचार क्या है? वर्ण है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मैंने इसलिए लिखा है कि हमें ये इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग जो भाषाएँ हैं उनकी लिपि अलग अलग है। जब हम लिखते हैं तो वो अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। और ये छोटे छोटे जब हमारे लिए प्रश्न आते हैं तब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। फिर उसके बाद देखिए देवनागरी वर्णमाला। इसमें क्या है? देवनागरी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। हमारे पास में 52 वर्ण हैं। ABCD जैसे हम पढ़ते हैं वो अंग्रेजी के हो गए, लेकिन जब हम पढ़ते हैं हिंदी तो 52 वर्ण हमारे पास होते हैं, ठीक है। 11 स्वर हैं इसमें, अ, आ, ई, ये सारी चीज़ें अभी आगे ही मैं आपको बताऊंगी। और आपके लिए एक टेबल भी लेकर के आऊँगी जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं। तो ये हमारे 11 स्वर हैं। उसके बाद हमारे पास 33 व्यंजन हैं, क ख ग घ। हाँ, एक चीज़ और, जब हम आगे बढ़ते हैं कि हम लिख रहे हैं तो कई बार आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं या अपने आसपास ही देखिए, आपके पास अगर अभी भी 3 या 4 लोग आप बैठे होंगे तो आप किसी को भी कहें कि क ख ग घ वो पूरा लिख करके बताएं, अनाराम पूरा सही सही लिख करके बताएं, तो क्या आप लिख सकते हैं? तो यहीं पे जो हमारी जानकारी है वो काम आती है ना। तो देखिए हमने वो सारी चीज़ें जानी कि हमारी भाषा में लिपि कौन सी है। अब हम जानते हैं वर्ण के
स्वर के बारे में, जो मैंने आपको यही बताया आ ई ये सारे सभी जो आते हैं ये सभी क्या है, स्वर है। उसके बाद क ख ग घ हम पढ़ते हैं, ये सभी क्या है, व्यंजन है। ठीक है, अब हम आते हैं स्वर के प्रकार के बारे में। चूँकि मैं इसके बारे में पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ और आपको उसके बारे में विस्तार से बना चुकी हूँ, इसलिए कुछ बातें मैं संक्षेप में बताती चल रही हूँ, लेकिन आपके नोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप देखते रहिए वीडियो। तो आपके जो मूल स्वर है वो एक ही स्वर से बने हुए हैं। मूल स्वर अब वो क्या क्या है, अ है, ई है, ओ है, ओ है, ये एक ही स्वर है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ये स्वर जो है वो एक ही स्वर है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है, मैंने पहले भी कहा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। संयुक्त क्या होता है, जुड़ा हुआ। ठीक है, तो जुड़ा हुआ मतलब इन स्वरों को क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में दो मूल स्वर के मेल की तरह उच्चारण में लाया जाता था, पर आधुनिक हिंदी में क्या है, तकनीकी रूप से मूल स्वर ही माने जाते हैं, है ना। जो संस्कृत भाषा में हमारे दो मूल स्वरों के मेल की तरह उच्चारण में लाते थे हम, लेकिन क्या हुआ आधुनिक हिंदी में बहुत सारे हमारे जो शब्द हैं उसको हमारे लिखने का तरीका ही बदला है, बोलने का तरीका भी बदला है। कई जगह हम कई चीज़ों को अलग अलग लिखते हैं, वो मानक रूप में भी हम जानते हैं। पहले के शब्द जो थे, फिर मानक शब्द जो है हम जो लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बाद में भी आपके लिए लेकर के आऊँगी। अभी हम जानते हैं इसको। तो तकनीकी रूप से मूल स्वर ही माने जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मूल स्वरों में बदला है। आ, जैसे आ मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिखा है अ प्लस अ, ये क्या होता है, आ, ये बना है। ठीक है, उसके बाद आपका ए क्या है, अ प्लस ई, है ना, इससे आपका ए बना हुआ है। फिर आपका ओ, अ है यहाँ, अ किससे बना हुआ है, अ प्लस ओ। ठीक, इनसे ये सब बना हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब कि मिला हुआ स्वर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम आपको स्वर के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो वर्ण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्ण में हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्वर व्यंजन ये होते हैं, हम जानते हैं। तो अब स्वर के प्रकार पढ़ते हैं। एलोफोनिक स्वर, क्या आपने इसके बारे में सुना है, एलोफोनिक स्वर? यदि सुना है आपने तो ज़रूर हमें बताइएगा, और सुना होगा, और अगर आपने पढ़ा भी है, अगर आप जानते भी हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो एलोफोनिक स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो किसी शब्द के व्यंजन के कारण दूसरे स्वर का स्थान लेते हैं। स्वर, व्यंजन, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, आगे हम जानेंगे इसको, लेकिन शब्द के व्यंजन के कारण दूसरे स्वर का स्थान ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एलोफोनिक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ऐसे दो स्वर है, कौन कौन से हैं, ए, जैसे कभी कभी ना अ का उपयोग करते हैं हम, उसमें चंद्र डालते हैं, जैसे अनुनासिक और अनुस्वार शब्द भी मैं आपको बता रही थी। तो जब चंद्र करके बिंदी डालते हैं तो वो अंग हो जाता है चांद, जैसे हम लिखते हैं, है ना, चांद लिखते हैं। और जैसे हम लिखते हैं चंदन, तो उसमें क्या डालते हैं, बिंदी। तो अनुस्वार, अनुनासिक, इन शब्दों को हम जानते हैं। ठीक है, जिसमें हम चंद्र बिंदु बिंदु डालते हैं। तो इसमें ए, जैसे वॉक हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में शब्द का प्रयोग करते हैं वॉक। तो जब हम उसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या करेंगे, वह के अंदर व में हम आ की मात्रा डालेंगे और ऊपर ये चंद्र डालते हैं, ए हो जाता है। ठीक है, तो ये स्वर हिंदी की वर्णमाला में नहीं है। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये स्वर कहाँ से आया है, अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जिसको जानते हैं हम शॉर्ट में IPA। ठीक है, ये है। ठीक है, इसकी दृष्टि से ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जैसे स्वरों के प्रकार के बारे में, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप देखिएगा। तो इसे क्या माना जाता है, ए स्वर माना जाता है जब अस्वर है हमारा ह व्यंजन के अगल बगल, अगर वो आसपास में उपस्थित होते हैं तब। ठीक है, तब इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम आते हैं स्वर के प्रकार के बारे में। इसी तरह एक और चीज़ जो हम पहले अभी पढ़ रहे थे, एलोफोनिक हमने पढ़ा, उसी तरह हम अभी ये भी पढ़ लेते हैं। इसी तरह अ का ही प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला में किया जाता है। ठीक है, उसमें किया जाता है। अब उसके बाद क्या है, विदेशी स्वर। जैसे मैं बता रही थी आपको, फारसी से भी बहुत सारे शब्द आए हैं, उर्दू से भी बहुत सारे शब्द आए हैं, अंग्रेजी से भी बहुत सारे शब्दों को हमने लिया है। तो वही क्या है, हमारे विदेशी स्वर। तो जो वह स्वर जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें विदेशी स्वर कहते हैं। जैसे ए कैसे लिखते हैं हम, ए ई, ये क्या हो गया आपका ए, है ना,
ऐ, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमारा विदेशी स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब आपका देखिए, मैंने जैसे कहा था कि मैं टेबल लेकर के आऊँगी आपके लिए, तो ये है टेबल। इसमें आप देख सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट खींच कर भी रख सकते हैं। वर्ण में हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के अंतर्गत भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें लेकर के मैं फिर आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं बीच बीच में कई सारी चीज़ों को दोहराती रहूँगी और कई सारी अच्छी चीज़ें लेकर भी आती रहूँगी। तो देखिए, ये स्पर्श व्यंजन के अतिरिक्त ये सब अक्षर आते हैं। अल्प, प्राण, अघोष, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, औष्ठ्य। आप इन सब चीज़ों को उच्चारण कर करके देखिए, है ना। उसके बाद है महाप्राण अघोष, महाप्राण अघोष, फिर अल्प प्राण घोष, महाप्राण घोष और नासिक, है ना। अंग यह जिसमें खास नाक से हमारे उपयोग होता है, नासिका का हमारे उपयोग होता है, वो नासिका। नासिका क्या है? हमारी नाक है, नासिक के वहाँ से है अंग, इया, अना, ना, मा, सब में नाक का प्रयोग होता है, इसलिए ये नासिक है। ठीक है, उसी प्रकार से ये सारे शब्द हैं। कंठव्य, तालव्य, हम इसको डीप में जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें जान सकते हैं। बस मैंने एक चार्ट बनाया है, तो आपके लिए अगर आता है, कंठ आता है या तालव्य आता है या मूर्धन्य आता है या दंत आता है या औष्ठ्य आता है, जैसे जिसमें कंठ का प्रयोग होता है, फिर इसमें तालव्य का तालु से जो जुड़ते हैं तब शब्द जो निकलते हैं, जुड़ करके तालु से जुड़ करके हमारे शब्द निकलते हैं, वो आपके तालव्य हैं। मूर्धन्य हैं, फिर दंत हैं, दांत से और जीभ से, मुंह से जिस प्रकार शब्द, इसकी परिभाषा है, थोड़ी बड़ी परिभाषा है। मैं अभी इसके अंतर्गत आपको, ये मैंने टेबल बनाया है, तो इसी के अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस टेबल को लिख सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से स्पर्श रहित जो व्यंजन होते हैं वो आपके तालव्य, मूर्धन्य, दंत, काकल्य हैं। अंतस्थ य, र, ल, व और उष्म में श, श, स, ह, इस तरीके के, है ना। तो स्पर्श रहित व्यंजन के अंतर्गत ये सब अक्षर आते हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब उसके बाद हम थोड़ा सा शब्द विचार के बारे में जानते हैं। जब एक या अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। ठीक है, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई हमारी क्या है, जो स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है, वो क्या है, शब्द कहलाता है। ठीक, एक वर्ण से निर्मित शब्द क्या है, न। न हम कहते हैं, अब आप कहेंगे कि न शब्द कैसे है, मतलब तुम्हें पानी चाहिए क्या, मैंने कहा ना, तो क्या हो गया, वो एक शब्द बन गया आपका, है ना। सीमा व रीमा, वो हो गया आपका, और हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, जैसे कि कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप जाने कि हमारा जो शब्द विचार है, जो हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, और हमको वर्ण, व्यंजन, स्वर, सारी चीज़ों को जानना चाहिए कि व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। हम उन सारी चीज़ों को जानें और जानते चलें, समझते चलें, और थोड़े थोड़े ऐसे ही एक एक लाइन में आप उसको लिखते चलिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। और मुझे विश्वास है कि आज का जो अंक है आपने ज़रूर सीखा होगा बहुत कुछ व्याकरण से, और आगे भी बहुत कुछ हम लेकर के आने वाले हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो आज का अंक यहीं तक है, फिर आपसे मिलेंगे। आप शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस, और पढ़ते भी रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए।